आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और बैंकिंग एग्ज़ाम के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्री के सब्जेक्ट और मेंस के, और कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग। आपको पता है कि मेरा नाम हर्ष शर्मा है और मैं एपिसोड चला रहा हूँ। आज है एपिसोड 3 और इस 3 एपिसोड में हम यही जानेंगे कि अब बैंकिंग एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा होता है और बैंकिंग एग्ज़ाम के सिलेबस को कैसे लेकर चलना चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें हम इस एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब क्या होता है सिलेबस, बैंकिंग का सिलेबस क्या होता है प्री का। देखो, प्री में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ये प्री के आपके होते हैं जो कि क्वालिफाई करने होते हैं आपको। मतलब कि एक कट ऑफ होती है तीनों की। सारे एग्जाम में कट ऑफ नहीं होती है, मतलब सेक्शन कट ऑफ सब में नहीं होती है, बट वैसे ओवरऑल कट ऑफ सभी में होती है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ आपको पार करनी होती है, उसके बाद आप हो जाते हो मेंस के लिए, ठीक है। अगर आपका प्री निकलता है फिर आप जाते हो मेंस के लिए। जब आप मेंस के लिए पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो 3 होंगे, साथ में आपका जुड़ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस। चौथा सब्जेक्ट जो है वो बैंकिंग का अवेयरनेस है, इकोनॉमी वाला और फाइनेंस, ठीक है। ये आपका जो है वो वहाँ पे जुड़ जाता है, तो वहाँ पे मेंस में 4 हो जाते हैं। सभी का पैटर्न जो है वो एक सा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो एसबीआई पीओ है उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है, उसका आरआरबी पीओ है, उसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ामों के जो पैटर्न होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे सिलेबस, और ये तो सिलेबस हो गए, तो सब्जेक्ट हो गए। अब इसी में क्वांट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं क्वांट जो वो 3 चीज़ों में, 3 पोर्शन में होता है। सबसे पहले होता है कि स्पीड मैथ, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो स्पीड मैथ होता है। स्पीड मैथ के बाद में होती है अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक के बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई होती है, जो कि आपकी अच्छी खासी नंबर आती है, वेटेज बहुत बढ़िया रहता है डीआई का। स्पीड मैथ का वेटेज जो है वो पीओ एग्ज़ाम में कम और क्लर्क एग्ज़ाम में ज़्यादा देखा जाता है हमेशा ही, ठीक है। एसबीआई पीओ जो एसबीआई पीओ का है, एसबीआई पीओ में कम देखा जाता है स्पीड मैथ और डीआई, और अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है। और जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्पीड मैथ और डीआई भी ज़्यादा होती है और स्पीड मैथ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अर्थमेटिक का थोड़ा पोर्शन कम रहता है, बट पीओ के एग्ज़ाम में हमेशा अर्थमेटिक और डीआई ही वेटेज ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद में रीजनिंग की हम बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या होता है, रीजनिंग में मिसलिनियस होता है पहले। मिसलिनियस में आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद में इनक्वालिटी होती है, सेलोगिज्म होता है। सेलोगिज्म के बाद में आपका ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन के बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपके 5 टॉपिक होते हैं। तो इन टॉपिकों पे आपको कमांड बनानी होती है, चाहे आपका पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो। दोनों ही एग्ज़ामों में अच्छा खासा वेटेज सभी का पूछा जाता है। अगर क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करें तो क्लर्क के एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि वहाँ पे मिसलिनियस थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। लगभग 20 नंबर के आसपास मिसलिनियस रहेगा और 3 आपकी पजल रहती हैं, या अगर 15 नंबर का मिसलिनियस रहेगा तो आपकी 4 पजल हो जाएंगी। टोटल 35 नंबर का पेपर होता है। और वहीं पीओ की बात करें तो पीओ में हमारा कम रहता है, क्योंकि पीओ में ज़्यादा पजल रहती हैं। अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में बहुत ज़्यादा पजल रहती हैं। मिसलिनियस ना के बराबर होता है, क्योंकि कभी कभी आ भी जाता है, बट आपको पजल पड़ती है अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आप क्लर्क की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो फिर थोड़ा आप अच्छे से कमांड बना सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो मिसलिनियस कवर करता है, ठीक है। इसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग आती है, पजल होती है। पजल भी बहुत अच्छी होती है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा काम करता है, यानी कि 4 के साथ 4 सेट आते हैं, 3 सेट आते हैं। 4 सेट का मतलब है कि आपके 20 नंबर हो जाएंगे और 3 सेट का मतलब है कि 15 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 सेट मिलने वाले हैं, 4 सेट मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वही पीओ और क्लर्क में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो उधर हाई लेवल होती हैं चीज़ें, वेरिएबल बेस्ड होती हैं। यहाँ पे क्लर्क में आपको थोड़ी सिंपल मिलती हैं, बट अभी जो कंपटीशन है 2026 के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ मत सोचो। वेरिएबल के साथ चीज़ें करने के लिए बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो, क्योंकि हमेशा अब वेरिएबल आएगा ही, ऐसा नहीं है कि अब वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ करने की पूरी पूरी कोशिश करो कि आप वेरिएबल के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो जाओ, तभी आप चीज़ें को कर सकते हो।
तो ये चीज़ें हैं, पीओ और क्लर्क में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, जितना सिलेबस है हमें वो सारा कंप्लीट करना है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे तो मान लो किसी को करनी है कि एसबीआई पीओ कोई कर रहा है, कोई एसबीआई क्लर्क कर रहा है, अब वो इसमें मतलब फंस जाता है, या कोई आरआरबी पीओ कर रहा है, तो उसके बाद में वो कहेगा कि मुझे तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, मैं तो इंग्लिश करूँगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है इंग्लिश नहीं होती। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में सिर्फ प्री के 2 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से? वो सिर्फ आरआरबी पीओ मतलब, और आपके होते हैं क्वांट और रीजनिंग, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग। इसके भी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर जितने भी होते हैं पेपर, जितने भी आपके सारे के सारे एग्ज़ाम हैं, उनके एग्ज़ाम पैटर्न का एक बार एक वीडियो मैं बनाऊंगा, वो वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई हैं, ठीक है। और क्वांट में आपको पता है स्पीड में क्या होता है, एक सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के साथ अप्रॉक्सीमेशन आता है, अप्रॉक्सीमेशन के बाद में आता है आपका नंबर सीरीज़, ठीक है। नंबर सीरीज़ में 2 रहते हैं, एक रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, एक मिसिंग नंबर सीरीज होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपको पता है कि रॉन्ग आंसर उसको देखना होता है, और मिसिंग नंबर सीरीज़ में आपको जो मिस होता है उसमें वहाँ पे वो लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में 4-4 5-5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और बहुत ज़्यादा जो है टफ भी नहीं होता है, और अच्छा खासा वेटेज लेके आता है सिंप्लीफिकेशन और वो। और एग्ज़ाम की बात करें तो नंबर सीरीज़ भी अच्छा खासा वेटेज लाती है, आपको नंबर सीरीज़ भी अच्छे से कवर करनी आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से नंबर सीरीज़ भी कवर करते हो तो वेटेज उसका भी अच्छा रहता है, और आप अच्छे से काम कर सकते हो। देन इसके बाद की बात करें तो आपको जो है ये वाला एग्ज़ाम तो, अब इसके बाद में मतलब कि क्वांट को कैसे स्टार्ट करना है। क्वांट को जो स्टार्ट करने की बात होती है, क्वांट सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चों का जो क्वांट होता है वो स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल भी। मतलब क्वांट स्ट्रांग की बात नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। बेसिक का मतलब है कि अगर उन्हें बोल दिया जाए कि 45 में से 39 माइनस करने हैं, तो उन्हें शायद उंगलियों पे करने पड़ेंगे कि 39 40 41 42 ऐसे करके। और भी अदर जो बेसिक होते हैं, जैसे क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, मल्टीप्लाई हो गई, परसेंट टू फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर की हो गई, प्राइम नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, कंजुगेटिव नंबर हो गए, ये सब जितने भी नंबर हैं, ये सब आपको अगर याद है तो आप एक अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो क्वांट में, और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है कि हमें पहले तो हमने कभी क्यूब स्क्वायर पढ़े नहीं होते, और बाद में जब हमें क्यूब स्क्वायर पढ़ने पड़ते हैं फिर हमें प्रॉब्लम होती है। अभी किसी ने बोल दिया कि 100 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, या 30 तक आपको क्यूब याद करने हैं, तो सबसे पहले जो माइंड में आता है कि हमें क्यूब स्क्वायर 100 तक कैसे याद हो जाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 100 तक कैसे याद हो जाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके याद करने हैं कि हमने 30 तक याद कर लिए, 30 तक याद कर लिए, 40 तक याद कर लिया। सम ट्रिक्स, कुछ ट्रिक होती हैं, लेकिन बट ट्रिक का भी तभी फायदा है जब हमें बेसिक आता होगा। कोई भी ट्रिक ऐसे लगने वाली नहीं है। अगर मान लो 50 से कम वाले स्क्वायर निकालें तो वो ट्रिक से हो जाते हैं, 100 से कम के निकालें तब भी ट्रिक से हो जाते हैं, बट ट्रिक में भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आपको माइनस नहीं आता तो प्रॉब्लम आपकी है फिर। तो इसलिए आपका बेसिक इम्पॉर्टेंट बहुत है, और बेसिक आपको करना चाहिए पहले। सबसे पहले अगर अभी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेंट होंगे, वो 10 दिन तक कैलकुलेशन पे काम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी 1 से स्टार्ट कर लेना सिलेबस, बट अभी कैलकुलेशन पे प्रॉपर ध्यान दे लो। अभी क्यूब, स्क्वायर, टेबल, मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, और सब सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ए टू जेड, जितनी भी कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में आपको जल्दी समझ नहीं आएगा और आपका टाइम जाएगा। फिर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम आता है, फिर वहाँ पे समझ नहीं आता कुछ भी, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है कि हमें चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, हमें ये नहीं हो रहा है, फिर दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो, अभी से कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो रीजनिंग होती है ना वो भी आपके हाथ में आ जाएगी। रीजनिंग का इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ठीक है, रीजनिंग में स्पीड चाहिए भाई, स्पीड के साथ साथ में पजल का पोर्शन अच्छा लेके जाना है, सोलोगिज्म करने हैं, सारी चीज़ों का पोर्शन बढ़िया करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि क्वांट में जब हमें बेसिक ही में समझ नहीं आता है तो हम वहाँ पे मात खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। जो ये 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन में आप अगर अच्छे से काम करते हो कैलकुलेशन के ऊपर,
तो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी कर देगी। ठीक है, जब आप बाद में सिंप्लीफिकेशन में भी कैलकुलेशन है, ठीक है, नंबर सीरीज में भी माइनस प्लस है, क्यूब है, स्क्वायर है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। आप सिलेबस ही क्वांट का स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपको क्यूब, स्क्वायर, टेबल, कंसेक्यूटिव नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर ये नहीं आते होंगे, आप मैथ का सिलेबस जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी टीचर से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, पहले आप इतना काम कर लो। अगर आप अपने आप खुद से लिख लेते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव नंबर, ये सारे जितने हैं डेली खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सारा कुछ होने लग जाएगा, सब कुछ एकदम से। और जब आप सिलेबस स्टार्ट करोगे तो आधे से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप पहले दिन ही सॉल्व कर लोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहने। और रीजनिंग को बेसिक से स्टार्ट करने के लिए, रीजनिंग आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। जो ABC होती है इसका रैंकिंग याद करनी पड़ती है, यानी ए का कितना रैंक है 1 है, 2 का कितना है, मतलब 2 का नहीं सॉरी, B का कितना है 2 है, ठीक है, C का कितना 3 है, Z का कितना है 26 है। ऐसे आपको सारा याद करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद कर लेते हो तो फिर बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से होती हैं कि आपको करनी चाहिए। और आप अगर ये चीज़ें सीख लेते हो इस 10 दिन में, इस 10 दिन में आप इतनी चीज़ें सीख लेते हो, उसके बाद में आप फिर स्टार्ट कर दो अल्फ़ान्यूमेरिक से, या आप स्टार्ट कर दो सैलोगिज्म से, आप इनक्वालिटी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो सबसे जो बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, जो एक तो अल्फ़ान्यूमेरिक भी अच्छा होता है, ठीक है, मतलब क्लर्क लेवल वाला अच्छा होता है, ठीक है, और थोड़ा PO लेवल वाला थोड़ा सा हाई लेवल होता है। बट आपको क्लर्क और प्री के चक्कर में जो है ना ये पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ फाउंडेशन पे क्लियर करना है, फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, और फाउंडेशन ही करना है बस। इतनी बात याद रखना हमेशा कि आपको PO और क्लर्क के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और जो 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 2026 वाले स्टूडेंट हैं, जो 2026 एस्पिरेंट वाले हैं, अगर SBI PO बहुत जल्दी आ जाता है, अभी फरवरी में आ जाता है, तो आप उसका लोड मत लेना, नहीं तो उसके चक्कर में आप जितने जून जुलाई के बाद में एग्ज़ाम आने वाले हैं सारे के सारे बेकार कर दोगे। इतना याद रखना, ये वाले आपको इसका लोड नहीं लेना है। अगर बाई चांस जल्दी आता है, वैसे ऐसा कोई मिथ नहीं है कि जल्दी आएगा, फिलहाल शायद अगर आ जाता है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग को अच्छा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ टॉपिक ऐसे उठा लो जो जल्दी से आपको आ जाएं, जल्दी से आप कर लो। जैसे इनक्वालिटी है, बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे, इनक्वालिटी बहुत जल्दी हो जाएगा। इनक्वालिटी के बाद में आप सैलोगिज्म कर सकते हो, सैलोगिज्म भी एक अच्छा चैप्टर है। अल्फ़ान्यूमेरिक कर सकते हो, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, इनक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग दो ऐसे चैप्टर हैं, चाइनीज़ कोडिंग पूछते हैं प्री में, ठीक है, और इनक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग दो ऐसे चैप्टर हैं जिनका आप काम इतना अच्छे से कर सकते हो कि बहुत बढ़िया। क्योंकि वो इतनी अच्छी चीज़ है ना कि इतनी जल्दी आ जाती है कि दोनों टॉपिक, और 10 नंबर के, क्लर्क में 10 नंबर, क्लर्क में सोचो कि आपकी आ जाए, इनक्वालिटी आ जाए और कोडिंग डिकोडिंग आ जाए और 7-8 नंबर, आपको 10 नंबर मिल जाए, और क्या चाहिए। तो ये सबसे पहले इनक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, देन अल्फ़ान्यूमेरिक, उसके बाद में सैलोगिज्म, उसके बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद में ब्लड रिलेशन, और फिर पजल सेटिंग। पजल सेटिंग सारी ज़िंदगी करनी है, पजल सेटिंग पे काम करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। फिर करते हैं इंग्लिश वाली बात। इंग्लिश में क्या करना है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में करना है कि एडिटोरियल करना है और रीडिंग करनी है। अभी जितने 10 दिन है आराम से एडिटोरियल करो, उसके बाद में रीडिंग करो साथ में, मतलब 2 घंटे इनफ है, 2.5 घंटे इनफ है, यानी कि 1 घंटा रीडिंग करनी है डेली, कहीं से भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही आ जाएगा कि रीडिंग कहाँ से करनी है। रीडिंग के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर मत उठाओ अगर आपको नहीं समझ आता तो। दूसरी बात, आप अलग से उठा सकते हो, क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी आपके पास जो इंग्लिश की बुक है, पहले आप पढ़ के आए हो, अकेडमिक करके आए हो, चीज़ें करके आए हो, वहाँ से इंग्लिश की बुक उठाओ, उसको रीड करो। सिर्फ रीडिंग करने से ही इंग्लिश बढ़ती है, और इंग्लिश की रीडिंग करो और वोकैब को याद करो, और एडिटोरियल डेली देखो। यही चीज़ें इंग्लिश में करनी चाहिए और यही करो। अभी 10 दिन तो आप अच्छे से रीडिंग करो ना, उसके बाद में जनवरी 1 से आप सिलेबस स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिदीम में आ जाओ, थोड़ा सा चीज़ें होने लग जाएं आपसे। तो इस टाइप में आप अगर स्टार्ट करते हो चीज़ों को तो बहुत अच्छे से काम करोगे। दूसरी बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का भी लोड मत लो। अभी करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूंगा कि कब से स्टार्ट करना है। फिलहाल एकदम से बोझ डालना बहुत बेकार होता है, क्योंकि एकदम से बोझ नहीं डालना चाहिए, आराम से काम करना चाहिए। बट यह है कि कंसिस्टेंसी बहुत
कंसिस्टेंसी बहुत रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है कि आपको करना ही करना है। अब क्या है कि इरिटेशन होगी, क्यूब स्क्वायर डेली लिख रहे हो, इरिटेशन होने लग जाएगी। मल्टीप्लाई डेली कर रहे हो कि आप सोचोगे कि हम तो ग्रेजुएशन करे हुए बच्चे हैं, हम क्यों क्यूब स्क्वायर लिखें। तो भाई ऐसा नहीं है, सब लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, सारे लिखते हैं, जितने बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका सबसे पहला काम सुबह सुबह जो जिम में जाते हैं तो वार्म अप करते हैं ना, तो वो काम ये होता है कि क्वांट का अगर स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्यूब स्क्वायर टेबल, ये काम होना चाहिए और यही वो लोग करते हैं। ठीक है, सारे करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, कुछ नया नहीं है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, ऐसे ही काम करने के लिए आपको पता है कि चीज़ें करनी ही पड़ती हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी पहले प्री का सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। टोटल जो सिलेबस है उसका भी मैं इंस्टाग्राम पे चीज़ें डाल दूंगा, और एक चीज़ और भी बना रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मस्त वाली है। मतलब ऐसा कुछ मटेरियल है कि आपको देख के भी मज़ा आएगा, और वो चीज़ लेके आराम से आप मतलब आपकी सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और 2026 में अपनी गोल जो है वो पा सकते हो अच्छे से। बट सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आप अपना गोल को बिल्कुल अचीव कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए पढ़ना डेली पड़ेगा, और 7-8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बट पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है आपको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। हम टाइम देते हैं अपना, मतलब ठीक है, ऐसा मैं कोई नहीं बोलूँगा, लेकिन है तो मेरा शौक ही है, बट शौक मेरा है। लेकिन ये है कि अगर आपकी सच में हेल्प होती है, थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ एक बटन लाइक का दबा दिया करो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल जाए कि मेरा कंटेंट, मैं चीज़ें अच्छी डाल रहा हूँ, ताकि आपकी उसमें हेल्प हो पा रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे शेयर कर दिया करो, ताकि चीज़ें आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, आपको इतनी चीज़ें दे दूंगा 2026 के लिए कि पेपर निकालने में आपकी बस मेहनत आपको करनी है, चीज़ें हम दे रहे होंगे आपको, तो काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि सीधे वीडियो आपको मिल जाए, और रोज़ सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, ओके।